को घूस चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र में घूस चाहिए, इनको जाति बनाने के लिए घूस चाहिए, इनको आवासीय बनाने के लिए घूस चाहिए, इनको हमारे बाप की जमीन उसका मोटेशन करने के लिए घूस चाहिए, इनको एक मामूली साइन करने के लिए घूस चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो घर में घुस के चलिए वो तो देखेंगे। और साफ तौर पर आने वाले चुनाव को लेकर भी अगर जिस तरीके का आप भी देख रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, ओवरऑल एक जो हम कल बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा, उस पर भी एक छोटा सवाल जरूर पूछूंगा। मैया योजना के काउंटर, गोगो योजना, तमाम योजना, हमने बिजली माफी की योजना, तमाम चीजें चल रही है। मैया पर आपने जो आपका एक काफी वायरल हुआ था कि पूरा परिवार लाखों उठा रहा है, और ये तो इस तरीके की जो राजनीति, जो अगर कई बार उसको टर्म यूज करता है रेवड़ी बांटने की, गरीबों को देने, तो इस टाइप के क्या उनको फायदा मिल रहा है, क्या आपको लगता है? एक बात हमको समझ में नहीं आया कि सरकारों को 1000 रुपए बांटने की जरूरत क्यों पड़ गई। अगर सच में झारखंड को अपने डेवलपमेंट कर दिया है तो 1000 रुपए बांटने की, घूस देने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी को भी सवाल रहेगा, क्योंकि सबसे तो लंबे समय से अगर कोई काबिज रहा है तो बीजेपी रहा है, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा रही है। तो आप अगर 1000 रुपए घूस के तौर पर चुनावी प्रलोभन दे रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कुछ चंद लोगों ने झारखंड की संपदा को अपने घर में जाके जमा कर लिया है। और मैंने अपने भाषणों में एक इस विषय का भी जिक्र किया है कि सत्ता और संपत्ति को केंद्रीकृत मत कीजिए, उसे विकेंद्रीकृत कीजिए, नहीं तो आने वाले दिन अंग्रेजों से भी बुरा हाल झारखंडियों का होगा। आज सत्ता केंद्रीकृत हो चुकी है, एक ही परिवार की मुट्ठी में सत्ता केंद्रित हो गई है, एक ही परिवार, कुछ ही परिवार की मुट्ठी में यहाँ की संपत्ति और संपदा केंद्रित हो गई है। तो उस चीज़ से हम बाहर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसे एक आम व्यक्ति तक लेकर जाएं। साफ तौर पर एक आखिरी सवाल, उसके बाद रैप अप करेंगे। जो निकलकर जो जिस तरीके से अभी जो हाल में आपने देखा है, ओवरऑल राजनीति पर भी, देश की राजनीति पर भी एक सवाल जरूर पूछूंगा। किस तरीके से आने वाली परिस्थितियों में देख रहे हैं? और झारखंड में एक तो सवाल जैसे कि क्या अभी 1932 अभी भी है, नियोजन नीति को लेकर भाषा खतियान का वो आंदोलन अभी भी आपके दिमाग में है, या फिर वो अभी बैकडोर में है? बैकडोर में नहीं है। आज झारखंड रहे चाहे कोई प्रदेश रहे, देखिए सबसे पहली बात, हम सभी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, आपके कैमरामैन वाले भैया भी भारतीय हैं, आपके रिपोर्टर, सब कोई, हम लोग इंडियन हैं, सभी इंडियंस हैं, लेकिन सभी झारखंडी नहीं है। जो दिल्ली वाले हैं वो दिल्ली वाले हैं, जो बम्बई वाले वो बम्बई वाले हैं। हम झारखंडी नहीं हो सकते हैं, सभी इंडियंस हैं। तो वही तो हमारी मांग है कि झारखंडी कौन है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका कॉलम क्या है, कौन है झारखंडी, हम कैसे परिभाषित करेंगे। जब तक आप परिभाषित नहीं करेंगे झारखंडी कौन है, यहाँ के हक हुकूक पे किसका अधिकार होगा। ऐसे में तो कोई भी बंदर बाट कर लेगा यहाँ के हक हुकूक पे, जैसे राजस्थान के लोगों ने कर लिया, 150 बंदे लेके चले गए हमारी नौकरियों को। तो इसीलिए हमारा पहला डिमांड यही है कि झारखंडी कौन है ये परिभाषित हो, और वो हमारी सदियों से मांग रही है। 1932 के खतियान के आधार पर, कहीं 1964 के खतियान के आधार पर, इन कॉलमों के आधार पर एक परिभाषा हो कि ये लोग झारखंडी हैं, इनको यहाँ का जो बेसिक अधिकार है, मूल अधिकार है, इनको दिया जाएगा। और बाकी जो लोग रहते हैं, व्यवसाय करते हैं, ये एक मतलब ओवरऑल लोगों को भी समझने की मैं चाहूंगा कि आप जरूर समझाने की कोशिश करें एक भाषा में, एक आम भाषा में, जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली क्या। मैं रात को देखिएगा, जो 80-90 साल के बूढ़े हैं, उनके हाथ में मोबाइल होगा, डिजिटल मोबाइल, और वो मेरा भाषण सुन रहे हैं। ये क्रांति तो हम लेके आए हैं। इसका मतलब आज तक नेताओं ने मुद्दों पे बात नहीं किया, और मैंने 2 घंटा, मैंने 2 सालों में जो बातों को रखा वो एक जेन्युइन मुद्दों के साथ रखा है। तो लिहाजा चाहे आईसू रहे, जेएमएम रहे, बेशक क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन उनका संबंध केंद्रीय दलों से है, और केंद्रीय दलों से उनका संबंध होने के कारण वे कभी भी झारखंडी जो मुद्दे हैं उन पर बोल्ड होकर, जैसे दक्षिण भारत के नेता बोल्ड होकर बात करते हैं, नीतीश कुमार जैसे भी अपने बिहार के मुद्दों पर एकदम बोल्ड रहते हैं, उड़ीसा के मुद्दों पे उड़ीसा के नेता बोल्ड रहते हैं, लेकिन झारखंड के मुद्दों पे झारखंड के नेता बोल्ड नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये कुछ सीटों में समझौता कर लेते हैं, अपने मुख्यमंत्री पद के लिए समझौता कर लेते हैं, अपने परिवार को 2-4 सीटों देने के लिए समझौता कर लेते हैं, और उसका दुष्परिणाम पूरा झारखंड झेल रहा है, और आज भी हम लोग झेल रहे हैं। तो इसलिए झारखंड की मिट्टी को एक बोल्ड लीडर की आवश्यकता, एक ही नहीं, हजारों सैकड़ों बोल्ड युवाओं की, बोल्ड ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो झारखंड के मुद्दों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता ना करे। अगर चुनाव 19-20 रहता है, आप कुछ सीट है, तो अगर गठबंधन के आपके पास भी अगर कुछ ऐसा मामला आता है तो क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात है, गठबंधन का एक धर्म होता है। अगला जिसके साथ आप गठबंधन करने जा रहे हैं, और आप जो गठबंधन के किनारे पर बैठे हैं, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप किन मुद्दों के साथ यहाँ तक वही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी पार्टी है जो आपकी आइडियोलॉजी के पास नजर आती है? पार्टी के सवाल नहीं है, उस समय के अनुकूल अगर कोई पार्टी उन मुद्दों पे बात करे, जिन मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ तक आए हैं, 2 वर्षों 2.5 वर्षों का संघर्ष रहा है, जिन मुद्दों के कारण आज झारखंड की जनता ने हमें 8.5 लाख वोट बिना सिंबल के दिया है, गिरिडीह से मुझे खुद 3.5 लाख वोट दिया है, तो उन मुद्दों का समाधान करने का मादा जो राजनीतिक दल दिखाएगी, हम लोग उस समय जनता की रायशुमारी करेंगे। जी बिल्कुल, वीडियोस तो काफी वायरल होते हैं, व्यूज भी काफी आते हैं, ये वोट में कितने तब्दील होंगे, कैसा? तब्दील हो चुके हैं भैया, तब्दील हो चुके हैं। 3.5 लाख वोट ऐतिहासिक है, लेकिन वो चुनाव लड़ चुके थे, वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है।
आप बात कीजिए विधायक बन चुके हैं, उसके हाँ, बाद विधायक बन जो चुके लोकसभा हैं। लड़े उसके थे, बाद ये पप्पू यादव जी, जी। वो 4-5 टर्म के सांसद हैं, बिल्कुल। वो भी इंडिपेंडेंट 6 हैं। बार वो तो हो गए तो, उनके साथ। तो उनसे तुलना नहीं होगी। जी। जयराम महतो एक फ्रेश कैंडिडेट, जो कभी मुखिया तो छोड़िए, छात्र चुनाव के किसी भी चुनाव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, हमने एक मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़े हैं, तो वोट में तो तब्दील हो चुका है वो भीड़, 3.5 लाख बहुत है। और हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से महज 20,000 पीछे थे। ये तो गनीमत है कि चूंकि अभी आप अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं, अगर 20,000 जो पीछे थे, नहीं, ओवरऑल लोकसभा की बात ओवरऑल लोकसभा की बात ओवरऑल कर रहे हैं, लोकसभा इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी मथुरा थे, प्रसाद, हाँ, उनसे मात्र 20,000 वोट पीछे थे। ओके। उसके बाद ये भी आप सोचिए, ताज्जुब की बात है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने एक लोक विधानसभा को लीड किया था, टुंडी, और जयराम महतो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 2 विधानसभा को लीड किया है, एक में 90,000, एक में 70,000, मैं 2 विधानसभा को लीड कर रहा हूँ। आप एक डुमरी से बात कर रहे हो, दूसरी और आप बेरमो गोमिया की से, बात, नहीं, गोमिया गोमिया की। से। अच्छा, गोमिया 70,000 के आपको बिल्कुल, करीब मैं वोट 2 मिला विधानसभा था। लीड कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जी। तो वोट में तब्दील इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम गए हैं ना, टिकट नहीं मिलने के कारण गए हैं। तो ये तो पार्टी कुछ तो छोड़ने का टिकट पर्चा भरने के बाद गए हैं। पर्चा भरने के कारण गए, तो उनका बहुत बड़ा डील हुआ होगा, अब क्या हुआ है नहीं जानते। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट जानता हूँ, आप भी 2 साल पहले खंगाल लीजिएगा, आज जो लोग मिट्टी धूल पत्थर के समान थे, जयराम महतो ने उनको छूकर सोना और हीरा बना दिया। हाँ, ये और बात है कि वो हीरे और सोने बाजार में जाके बिक गए। 2 साल पहले पता कीजिएगा उनका रिपोर्ट क्या था। जो हमारे साथी जिनको आप बार बार कह रहे हैं, जी जी जी, जिनको हमने सम्मान दिलाया, वो 2 साल पहले उनका क्या रिपोर्ट था पूछिएगा। वे जब अगर कहीं पता नहीं कुछ बोले भी हैं 5 मिनट की नहीं, ये तो सीधा सीधा आरोप है ना जयराम जी की बिक गए। विचारधारा की लड़ाई तो आप भी लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जयराम महतो बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, नेशनल पार्टियों ने मुझे 7, 8, 9, 10 तक सीटों का ऑफर दिया था कि अकेले चुनाव नहीं लड़ा जाता है, और ऑफर देने का कारण भी यही था कि लगभग हम लोग 12 सीटों में 50,000 के आसपास वोट लाए थे। तो विधानसभा में 50,000 वोट यानी निर्णायक होता है। ऊपर से अगर नेशनल पार्टियों को खुद का 25-30,000 हर एक विधानसभा वोट बैंक है, तो अगर उनका वोट मुझको ऐड हो जाता तो हम आसानी से सीट निकाल लेते हैं। बाबूलाल मरांडी जो पहली बार 11-12 सीट लाए थे ना, तो वो कोई चमत्कार नहीं हुआ था। जो लोग टूट के आए थे, बड़े बड़े प्रभावशाली नेता, सब उनको उन्होंने ऐड किया था और उनके माध्यम से चुनाव जीते थे। लेकिन जयराम महतो तो फर्श से उठा कर लाया है, जमीन से बच्चों को, मैंने लड़कों को उठा के लाया है, चाहे वो प्राणेश्वर महतो रामगढ़ से रहें, चाहे मैंने हमारे मोतीलाल महतो रहें, चाहे महेंद्र प्रसाद मंडल रहें, ऐसे अनगिनत नाम है जिनको मैंने जमीन से उठाकर लाया हूं, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव को समझ भी रहे हैं। इससे पहले केवल वोट देने का कार्य करते थे। तो मेरे और बाकी जो लोगों की सोच रहे हैं काफी अंतर रहा है। और जहां तक आरोप का सवाल है, देखिए आरोप लगेंगे, क्योंकि मेरी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है। अभी उदाहरण के लिए मान के चलिए, अगर किसी भी टीम की रायशुमारी होती है, मान के चलिए धनबाद से या झरिया से, तो कांग्रेस से 1 का नाम गया, 2 का नाम गया, लेकिन हमारी पार्टी में 20-25 नहीं। हमको लगता है हमारा हर एक कैडर विधायक बनने का मनसा पाला है। ये जयराम महतो की देन है और ये होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में किसी को मायूस नहीं होना चाहिए। अगर हर एक बंदा अगर विधायक बनने का ख्वाब रखता है तो गलत नहीं है। बिल्कुल, वही मैं कह रहा था, खूबसूरती है। बिल्कुल, वो अगर कुछ साथी छोड़ के जा रहा है तो जिस तरीके का आरोप, चलिए वो तो आरोप प्रत्यारोप की अपनी जगह है। जो निकल कर आप जो अभी निकल रहे हैं, किस तरीके का सपोर्ट देख रहे हैं, और साथ साथ में क्या जयराम का जो एक आक्रामकता की जिसको हम बात करते हैं, एक ठहराव सा दिखने लग गया है अचानक से, क्या कुछ जयराम में बदलाव सा आ गया है? दामोदर लाल हो जाएगा एक एक घर, वो जो हम एक आक्रामकता, वो भाषण, एक तो वो स्टाइल भी, वो कहाँ से आया था कि भाई गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाना है? कल हमने हेमंत सोरेन को भी रांची के रोड शो में बड़ा चर्चा हो रहा है उसकी भी। करेंगे, हर कोई कॉपी करेंगे, एक नया स्टाइल लेके आए हैं जो ट्रेंडिंग में है। तो जाहिर सी बात है कॉपी करेंगे ही, और करना चाहिए। जब देखिए ट्रेंड में आप हैं और आपकी चीजें, कुछ चीजें कॉपी ना हो, तो फिर आपकी ट्रेंडिंग होने का कोई मतलब नहीं है। तो हेमंत जी कर रहे हैं, कल्पना जी कर रही हैं, हम तो देखें कहीं केजरीवाल जी भी, और बिहार के भी कुछ नेता बोरनेट के ऊपर चढ़ने लगे हैं, क्योंकि हमारे वीडियोज खूब लोकसभा के दौरान काफी वायरल हुए थे, मिलियंस में व्यूज आते थे। तो जाहिर सी बात है उनके नज़र में आया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जहाँ तक ये सवाल है, लोगों का जो समर्थन है, आप देख सकते हैं 2 बजे रात को भी अगर हम जाते हैं ना, तो लोग गांव के बाहर आग जला के और बैठे हैं हमारे इंतजार में। तो ये चीज़ें अचानक इसलिए हुई क्योंकि 24 वर्षों का झारखंड, पहले आप झारखंड को समझना होगा, झारखंड के तमाम जो लोग हैं उनके तौर तरीकों को समझना होगा। क्या झारखंड राज्य लिया क्यों गया था? सिंपल सा बात है, झारखंड राज्य एक शोषण के खिलाफ लिया गया था। उतना लंबा स्टोरी की आवश्यकता नहीं है। झारखंड राज्य एक लंबे शोषण के बाद, एक लंबे संघर्ष के कारण लिया गया था। लेकिन झारखंड बनने के बाद भी आज वो शोषण जारी है। वो शोषण कहाँ जारी है? प्रखंड कार्यालय में जारी है, वो शोषण जिला कार्यालय में जारी है, वो शोषण BCCL CCL के दफ्तरों में जारी है, वो शोषण
टाटा में जारी है, वो शोषण हिंडाल्को, एचईसी और हर्ल में जारी है, वो शोषण तमाम उद्योग घरानों के माध्यम से झारखंडियों पे आज भी जारी है। आज भी झारखंड के मूलवासी आदिवासी इन्हीं जंगलों में जाती, चारों तरफ देखिए पहाड़ है, जहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं चारों तरफ पहाड़ है, इन पहाड़ों में जाके पत्ता लेके आते हैं, दतवन लेके आते हैं, लकड़ी लेके आते हैं और बगल के हाट में मार्केट में बेचने का कार्य करते हैं। और जो माने ऐसे लोग हैं जो यहाँ लाखों और अरबों का रोज कोयला बेचते हैं। तो शोषण आज भी जारी है। उसी शोषण के खिलाफ पूरे झारखंड के 24 साल की हिस्ट्री में एक लड़का आया है जो सर पे कफन बांध के उन माफियाओं को चुनौती देता है, उन कॉर्पोरेट अवैध रूप से काबिज उन लोगों को चैलेंज करता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स भी रहे, अगर डीसी रहे, एसपी रहे, अगर उनकी भी शिकायत है तो ये लड़का स्कॉर्पियो के छत पे खड़ा होकर उनको भी चुनौती देता है। अगर वो बीडीओ सीओ भी रहे तो उनका नाम लेके उनको कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, हम सत्ता में आएंगे तो आपको बाहर करके फेंकेंगे। तो ये चीजें वास्तव में इसलिए घटित हुई क्योंकि 24 वर्षों के झारखंड में जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य को बनाया गया था कि जब झारखंड अलग होगा झारखंड वासी को मान सम्मान मिलेगा, नियोजन हक अधिकार मिलेगा, लेकिन वो चीजें कोसों दूर रही। अभी हाल फिलहाल देखिए सीएचओ की बहाली आई, 150 बंदे राजस्थान से आए, गर्दन मुड़ियां हमारी काटी गई हैं। ये जिस रोड को आप देख रहे हैं ये रोड लहूलुहान हुआ करता था। यहाँ हमारे पूर्वज धरने पर बैठते थे, 10 दिन 12 दिन तक आर्थिक नाकाबंदी होती थी कि जब तक झारखंड अलग नहीं होगा हम रोड जाम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये रोड एक तरफ कलकत्ता एक तरफ दिल्ली जाती है, यानी मैसेज हमको पूरा देश को देना था। इसी रोड में हमारे बाप दादाओं को मार के सर कपार लहूलुहान कर दिया जाता था, बदन का मांस खींच लिया जाता था मार मार के पुलिस की लाठियों से। और 150 लड़के अगर राजस्थान से अगर यहाँ नौकरियां करेंगे तो किस बेटे को तकलीफ नहीं होगी। आज भी हम लोग शोषण को देख रहे हैं, आज भी हम अन्याय को देख रहे हैं।